हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट, जो कि आपका पूरा बीएससी नर्सिंग 6 सेम का ये जो सब्जेक्ट है, आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है ये। मुझे पता है कि इसमें पूरे 6 महीने भी ऐसे ही सेमेस्टर में पूरे हाथ पैर मार के ना कुछ नहीं होता है, क्या ही होगा इसमें। ये सब्जेक्ट इतना गंदा, इतना फ़ायदा है और है ना, मैं सच बताऊँ इसकी जितनी बुराई करूँ मैं वो कम है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट को फिर भी पढ़ना होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है, तो उसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को एक कंप्लीट वीडियो के अंदर जितने भी मोस्टली टॉपिक ऐसे हैं कि जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के जितने भी किसी भी यूनिट में टॉपिक्स आए हैं, मैंने वहीं से ही वो टॉपिक चूज़ किया और मतलब वहीं पे मैंने क्या किया कि एक सारे टॉपिक्स के नोट्स यहाँ पे मैं शेयर कर दूँ। जैसे मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक्स थे किसी भी यूनिट में थे, मतलब सिलेबस इसका यूनिवर्सिटी ने ऐसा दिया हुआ है कि आप एक यूनिट में अपने मतलब जितने टॉपिक्स हैं ना, ये रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे आपका स्टार्टिंग में ही जो यूनिट आ जाती है मैनेजमेंट की, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स रहते हैं पोस्ट डीसी से आपने लर्न करा हुआ होगा भी। ये ट्रिक है एक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आपने ये देख भी लिया होगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ अलग अलग नेम से इसकी यूनिट बना दी गई, मतलब पूरा सिलेबस ऐसे बिखरा हुआ सा है एकदम, तो इसलिए भी ये काफ़ी टाइम्स तो बोरिंग लगता ही है, ठीक है। तो लेकिन आज हम इसको काफ़ी अच्छे से इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे और ये 22 पेजेस के समथिंग नोट्स हैं, तो आप इनको प्रिंट आउट निकलवा के जिनके अभी एग्ज़ाम्स हैं वो अभी से इनको स्टार्ट कर देना और ये वीडियो जितनी बार हो सके उतनी बार देख लेना एग्ज़ाम के लिए। बाकी पीवाईक्यू के लिए एक वीडियो और बना दूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कुछ पीवाईक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट रहते हैं, पता नहीं चलता है कि एग्ज़ाम में उनमें से भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे रहने वाले हैं, अगर आपने ये वीडियो कर लिया मतलब आप मोस्टली क्वेश्चन पेपर में यही वाले टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे भी, और आप इनके थ्रू जितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएगी तो वो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो चलिए अब हम अपना पूरा स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का। तो आज सभी पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे अपनी ये, तभी मैनेजमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट भाई बोरिंग है, आई नो, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ, बट इस चीज़ को करना भी पड़ेगा क्योंकि 75 मार्क्स का है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो अब जिस तरीके से मैं इसको कराऊंगी इस तरीके से अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और पास भी हो जाओगे, ठीक है। बाकी तो देखो, भगवान के भरोसे रहो, क्योंकि ऊपर वाला है तो कर ही देगा जो भी होगा, ठीक है। जो अच्छा होगा वो भगवान कर ही देंगे, ठीक। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें खुद से भी करनी होगी, बाकी भगवान पे छोड़ के रखना कि हाँ हम ये चीज़ करके आए हैं, हम मेहनत करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आई होप उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्या आता है मैनेजमेंट। देखो, जो ये यूनिट 1, 2, 3 इस तरह से लिखी हुई है ना, ये कोई सीक्वेंस में यूनिट नहीं लिखी मैंने, मैं पहले ही क्लियर करती रही हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि आप सभी को लगेगा कि पहले ही इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो अभी जैसे ये यूनिट होगी ना मैनेजमेंट का, पूरा मतलब कवर इसी के अंदर हो जाएगा। यूनिट 1 आपको दिख रही है, ये मतलब उससे यही है कि जितना मैनेजमेंट का पार्ट है, जैसे फाइनेंशियल, मटेरियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सारे टॉपिक्स यहीं पे कवर हो जाएंगे आपके इसी में। मैंने बोला ना कि मैंने सारे टॉपिक्स एक जगह करके नोट्स ये प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपके जो रिसोर्सेज हैं ये आपके किस लिए यूज़ करते हैं, हम अचीव करने के लिए गोल्स को। गोल्स कैसे आपके अचीव होंगे यहाँ पे, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ओके। और इन नर्सिंग आपका क्या मतलब होगा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है नर्सेस की, किस लिए, प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को सेफ़, क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइज पेशेंट केयर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैनेजमेंट का अगर आपको स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं होगी तो आगे क्या ही मतलब है कि समझ आएगा। तो आपकी ये जो चीज़ मैं बोल रही थी ना कि पोस्ट डीसी, तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आप क्या करोगी कि यहाँ पे पोस्ट डीसी, ठीक,
पोस्ट डीसी करके आपको ये लर्न रखनी है, ठीक है। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको, ओके। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारी आती है डेफिनेशन हमारी मैनेजमेंट की आती है। मैनेजमेंट हमारा एक आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क होता है डन थ्रू पीपल्स के थ्रू हम उसको अपना कंप्लीट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका कॉलेज है, उसमें आपने सुना होगा अक्सर कि मैनेजमेंट में आप फीस सबमिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक मैनेजमेंट ही तो है, और वहाँ पे आपकी प्रिंसिपल मैम ही तो कॉलेज को चला रही है और मैनेजमेंट ही। तो वहाँ पे आपका जो वर्क डन हो रहा है, मतलब आपकी फ़ीस वगैरह ये सब का सबमिशन हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। जो मैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट के थ्रू ही क्यों, वो पीपल ही तो कर रहे हैं ना। हम लोग उनको फ़ीस सबमिट करेंगे जाके, तभी तो आपकी वहाँ पे फ़ीस सबमिट होगी। मैनेजमेंट तो एक आपका एक बिल्कुल हेड की तरह वहाँ पे वर्क कर रहा है कॉलेज में, ठीक है। बाकी सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है गेटिंग वर्क डन बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो गाइस आप ये चीज़ देख रहे होंगे, ये मैं क्यों बोल रही थी, ये जो चीज़ है ना, इसे तो अभी से रट लो। पोस्ट डीसी आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ये आपका हर जगह फंक्शन आप लिखोगे वहाँ काम आएगा, आपका मैनेजमेंट में रोल आप लिखोगे वहाँ काम आएगा, प्रिंसिपल आप लिखोगे मैनेजमेंट के तब आपके काम आएगा। मतलब आप जहाँ भी इसको जाओगे वही चीज़ ये काम आने वाली है। तो पोस्ट डीसी आप एक ऐसी ट्रिक लेके चल सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है जिसमें कि हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कहने को बोरिंग है, लेकिन ये इजी भी है। अगर समझ आ जाए, अगर इसको कोई अच्छे से समझा दे तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं इसको, ओके। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो मिल रही है तो इसका प्लीज़ आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प होगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने मैरी पार्कर फोलेट के अकॉर्डिंग जो ये डेफिनेशन थी ये आपकी कंप्लीट हो गई। सिंपल डेफिनेशन भी थी जो मैनेजमेंट की, ये भी बता दें। मैनेजमेंट का सिंपल मतलब आप ये रखना याद कि मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो अचीव करते हैं अपने गोल्स वगैरह, वो किसके थ्रू कर रहे हो आप, मतलब वर्क डन बाय आपका जो मतलब आपकी ये पोस्ट डीसी या आपका वर्क डन थ्रू पीपल, ठीक है। ये भी आपका दोनों चीज़ आपकी चल सकती है, ठीक है। चल सकती है क्या, दोनों चीज़ ही ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। कंसेप्ट आपका क्या रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, डन, आपका अचीव हो गया कोई गोल, तो यहाँ पे आप क्या है आपका कंसेप्ट कि आपका यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी हो गया ही। हम किसके थ्रू काम कर रहे हैं, अपना पीपल के थ्रू कर रहे हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नीडेड एट ऑल लेवल्स। जैसे आपका मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद कॉलेज में प्रिंसिपल हुए, स्टूडेंट हुए, सबका ही वर्क हो रहा है ना। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट आ गए ना, सबका रोल, आपकी पूरी साइकिल चल रही है गाइस, ठीक है। देखो पीडीएफ की प्रॉब्लम मत मानना, टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली ऑफिशियल पे आपको शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो समझाऊंगी तो इस तरह थोड़ा आएगा ही आपको। अब आती है हमारी थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, थ्योरीज़ भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनता है तो वो मैनेजमेंट से भी पूछा जाता है कि डिफाइन मैनेजमेंट और आपके राइट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा फर्स्ट यूनिट। और आपकी देखो फर्स्ट यूनिट जो मैनेजमेंट होती है और आपकी लीडरशिप यूनिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से आती है। बाकी आपका जो बजट का क्वेश्चन है, ये आपकी कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे प्लानिंग सर्विसेज और आपकी पोस्ट डीसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब में एक चीज़ें ही रिपीट होगी, प्रिंसिपल वही सेम आ रहे हैं, वो कॉमन चीज़ें भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ पे आज कवर करा ही दूँगी कंप्लीट मैनेजमेंट आपको, ठीक है। बाकी थ्योरीज आती है हमारी, क्या है यहाँ पे मैनेजमेंट की। फर्स्ट आती है साइंटिफिक थ्योरी, जो कि आपकी FW टेलर ने दी थी।
याद रहते हैं साइंटिस्ट के नेम भाई लिख देना, अदरवाइज यू कैन स्किप। ओके, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये आपका, यहाँ पे ये भी हो जाएगा ना, अगर आप साइंटिफिक थ्योरी लिखोगे FW टेलर आपके क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फोकस ऑन एफिशिएंसी करता है ये, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क है, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स है। साइंटिफिक थ्योरी में आपकी ये 4 चीज़ें ही कही गई है, मेनली तो आपकी 3 चीज़ें कही गई कि ये फोकस करता है एफिशिएंसी पे वर्क की, और स्टैंडर्ड मेथड होता है वर्क करने का, और प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है इसमें वर्कर्स को। ओके, आई होप आपको ये साइंटिफिक थ्योरी क्लियर हो गई होगी गाइस। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। देखिए, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है ये आपकी हेनरी फेयल ने दी थी, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है ये। देखिए, आपकी ये जो साइंटिस्ट के नेम है ना, ये आपके अगर वैसे नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो बाकी अगर आप लर्न कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसके अंदर आपकी एक चीज़ है कि आप ये MCQ में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, हेनरी फेयल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ कवर हो रही है। इन्होंने क्या दिए थे, ये वाली चीज़ तो याद ही रखना गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी आपकी कवर हो जाएगी, और हेनरी फेयल आपका प्रिंसिपल जो आपके दिए थे ना, 14 प्रिंसिपल्स है जो मैनेजमेंट के, वही आपके मेन प्रिंसिपल्स आप लिखोगे। अगर नहीं याद है तो कॉमन तो आपको भाई लिखना ही है फिर तो। ठीक है, बाकी फोकस करा है इन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक, नेक्स्ट आती है ब्यूरो, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी थी, आपके मैक्स वेबर ने। यहाँ पे क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन किया था इस थ्योरी में, डिवीज़न ऑफ वर्क बताया गया था, प्रॉपर हायरार्की दी थी, और आपकी डिसिप्लिन मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यह आपकी एल्टन मायो ने दी थी, इम्पोर्टेंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स में करा गया था। मोटिवेशन इम्प्रूव्स वर्क, ये आप सभी को पता है कि अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है, जैसे लाइक मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैंने पहले तो बोल दिया कि हाँ मैनेजमेंट बोरिंग है, बट अगर मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ तो आपको अच्छे से ये क्लियर भी हो रहा होगा, और बहुत ईजी नोट्स है गाइस, तो इससे कवर कर सकते हो अपना कंप्लीट सब्जेक्ट विद इन अ वीडियो। आप एक चीज़ देखिए, मतलब आपका थोड़े ही टाइम में एक वीडियो के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो रहा है, आपकी मोस्टली सारे ही क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, तो आपको एक अलग से मोटिवेशन भी मिलता है इसमें। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, मोटिवेशन आपका इम्प्रूव करता है, वर्क टीम वर्क भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप टीम वर्क करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके ये कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, आप इसको अगर आपका नहीं भी कोई पॉइंट याद आ रहा है तो आप वो चीज़ थोड़ा माइंड यूज़ करके वहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप खुद से ही बना के लिखना पड़ेगा सारा। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप खुद ही लिखोगे, क्योंकि कोई चांस होता ही नहीं है भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक टाइम पे ये हो जाता है कि आगे नहीं कोई चीज़ याद आ रही है तो भाई लिखो, क्योंकि करो या मरो वाली स्थिति आपके पास ये चीज़ होती है, ये सबके साथ क्रिएट होती है। ठीक है, नॉर्मल है ये चीज़, और एग्ज़ाम टाइम आने पे इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है, बट खुद को मोटिवेट रखना है। ठीक है, जिस भी भगवान पे भरोसा करते हैं उस पर भरोसा करके रखिए, क्योंकि गाइस अपना हार्ड वर्क भी करते रहिए, बाकी इस टाइम स्मार्ट वर्क की ज़्यादा नीड है। तो गाइस वीडियो देखिएगा और अच्छे से अपना एंजॉय करते हुए मैनेजमेंट को यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है कि यहाँ पे अचीव करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, इम्प्रूव करते हैं पेशेंट केयर को, सेव टाइम करते हैं और रिसोर्सेज को भी सेव कर रहे हैं, इंक्रीज़ करता है सेल्फ एफिशिएंसी को, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ केयर। अब एक बात बताऊँगा इसमें आपको, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे, रिपीट तो रिपीट है ही कोई चीज़ें मैनेजमेंट का, इसीलिए यही प्रॉब्लम है सभी की कि मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ हम तो पढ़ ही चुके हैं, ये है क्या सब्जेक्ट, ये तो बहुत अजीब सा है, ये चीज़ें क्या हो रहा है, ये हमारे साथ नॉर्मल है होगा। अब इसकी भी एक चीज़ बता रही, जैसे इम्पोर्टेंस है, आप खुद ही सोच के देखो कि इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है मैनेजमेंट में, हम क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे टीम वर्क करोगे तो आपकी क्वालिटी केयर भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक, और इम्प्रूव होती है आपकी पेशेंट केयर। आपके गोल्स भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स के, वो अचीव हो पाएंगे, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा अगर आप टीम वर्क भी करोगे, ठीक है। फिर आपकी मेंटेन कर पाओगे यहाँ पे आप डिसिप्लिन मैनेजमेंट के थ्रू। तो इम्पोर्टेंस तो आप आराम से लिख सकते हो अपने आप से भी। तो वही चीज़ें थोड़ा सा बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक फीचर्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके ये भी एक तरह से आप सिमिलर सा मान लीजिए इम्पोर्टेंस, जो आपको बहुत ही सारी चीज़ वही चीज़ आती है, देखो फिर घूम फिर के वही आ गया है। लोजी गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल होता है, डायनामिक होता है, टीम एक्टिविटी होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, यूजर्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली, साइंटिफिक, वेल एज एन आर्ट। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। अब देखिए आप फीचर्स हमारे आ गए। देखो गाइज, अगर आपको ये जैसे छोटा है तो इसको ऐसे जूम करके बड़ा आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा ये, ओके। तो फीचर्स आपके जो क्या कह रहे हैं कि ये गोल ओरिएंटेड है, आपको पता है कि हम इसके थ्रू गोल अचीव कर पा रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट का, आपको पता है कि आप अगर कोई चीज़ वर्क कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट अगर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा तो आपका तो हॉस्पिटल भी कॉलेज भी बंद ही नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। यूनिवर्सल है, हर जगह वही चल रहा है। डायनामिक है जी, टीम एक्टिविटी आपकी वहाँ पे होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। यूज़ करते हैं हम रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली, ठीक है। और फिर हमारा साइंटिफिक एज वेल एज आर्ट भी इसके अंदर यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं गाइस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। लेवल्स आपके टॉप लेवल, मिडल लेवल, नेक्स्ट आपका आता है लोअर लेवल। तो अब देखिए ये, तो गाइस ये देखो मैं आपको पहले फर्स्ट लेवल क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट लेवल में आपका क्या है, देखो फर्स्ट लेवल में क्या करते हैं, पहले यही, अगर आप नहीं लिखना चाहते, फंक्शन नहीं लिख रहे, सीधा आप क्या लिखोगे, इन टॉप लेवल मेकिंग पॉलिसीज़, ठीक है, टेक्स मेजर डिसीजन हम ले रहे हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर गोल्स को, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल मैम, ठीक है, ये सब चीज़ आपकी आती है। टॉप लेवल आप देख रहे हो, ठीक है। लेवल मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे देख के चलना होगा, ठीक है। आप खुद से लगाइए टॉप मिडल लोअर, ठीक, बहुत ईजी है लेवल को लर्न करना। नेक्स्ट हमारा आता क्या है, जो आपका ये सेकंड वाला जो आ गया, इसमें आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ गए, HOD आ गए, ठीक। फंक्शन ये इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज़ को, सुपरवाइज करता है, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है वर्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर लेवल, आपका क्या करता है। लोअर लेवल में वार्ड सिस्टर आ गई हैं, स्टाफ नर्स इंचार्ज, ये सब आ गया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका वर्क कहाँ से चला, ये चलो पहले ये देख लेते हैं। डायरेक्ट सुपरविज़न होता है, इसमें असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, प्रोवाइड करती है ये पेशेंट केयर नर्सेस। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अगर आपको इस तरह से शो हो रहा है, इसमें आपको एक चीज़ समझ आई होगी गाइस, ये ठीक है, ये अब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे ये है कम्प्लीटली आपका आ रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट आ गया आपका। ये जो टॉप लेवल है, मिडल, टॉप, लोअर, ठीक है, ये जो सब ये 3 लेवल है। आपको पता है कि टॉप लेवल का आपका डायरेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो NS वगैरह हो गए, ठीक है, कॉलेज के ही लेवल से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक। उसमें फिर NS वगैरह आ गए, HODs आ गए, फिर उसके बाद क्या इंचार्ज तो आ गए लोअर लेवल पे फिर, ठीक है। तो वो क्या इनका वर्क है, ये चीज़ क्या कर रही है, डायरेक्टर वगैरह तो आपकी पॉलिसीज़ ही बनाएंगे ना, जो आपके प्रिंसिपल मैम होंगी वो आपके लिए रूल ही तो बनाएंगे। आपकी इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट तो आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही करेंगी। उसके बाद आपकी जो ये ड्यूटीज़ वगैरह उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद ड्यूटीज़ वगैरह आपकी जो असाइन कर दी है वो कौन करेगी, आपकी स्टाफ नर्स की जो इंचार्ज रहेंगी, वार्ड सिस्टर रहेंगी, वो सब करते हैं, ठीक है। आपकी पेशेंट केयर कौन प्रोवाइड करेगा, ये सब ही तो करेंगे, वो लोअर लेवल में जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी कवर हो गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था OSDC, ठीक है, ये कहा था ना मैंने, हर जगह आएगा।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, पूरी यूनिट दी हुई है भाई इन पे ही। ठीक है, तो इनको तो याद रखना होगा। ठीक है, तो इनका मतलब भी मैं बाद में आगे बताऊंगी। पहले आपको ये पोस्ट डीसी जैसे मैं टॉपिक कवर कराती जा रही हूँ इसको बिल्कुल याद रख के चलना, पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपकी हेनरी फेयोल ने दिए थे। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, ये हेनरी फेयोल, यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी हो गया, और ये 14 प्रिंसिपल, और ये आपका ओवरऑल फोकस किस पे कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है इसका नाम, तो हो गई है आपकी कवर आपकी। ठीक है, तो ये आपका ये आता है ना, जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके ये ही आपका ना पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनको ना ये रहता है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम में भी क्या ही सोचेगा कि ये ना आपके साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा ही। 5 नंबर में दे देंगे, 2 नंबर में दे देंगे जी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं 15 मार्क्स वाले में भी, क्योंकि देना है, प्रिंसिपल्स इम्पोर्टेंट है, इसको करके जरूर जाना। मैं पहले ही बोल दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको करनी। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड प्रिंसिपल है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेवन्थ प्रिंसिपल है रिमरेशन, एट्थ प्रिंसिपल है आपका सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है स्केलर चेन, 10th है ऑर्डर, 11th है इक्विटी, 12th है स्टेबिलिटी ऑफ ओनर, 13 है इनिशिएटिव, 14 है एस्पिरिट दे ऑफ स्टील स्पिरिट। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है, एग्ज़ाम ट्रिक भी ये लिखी हुई है, डेट अस आर सी सॉय सी। ठीक है, याद हो रहा है ट्रिक से कर लिए, अदरवाइज सबने इस टाइम तक तो ये रट लिया होता है एग्ज़ाम टाइम तक। ठीक है, बाकी गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता के चलूँगी, जैसे ये चीज़ है ना, अब सभी बोलोगी कि अब तो हैरिंग्स वगैरह ही कवर करा रहे हो, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी। ये जो चीज़ है ना, ये है ना, इसमें प्लानिंग है। आप फंक्शन लिखोगे, ये फंक्शन है, ठीक, देखो ये एरो बना के ऐसे लिख दिया, हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट। ओके, इसके बाद अब मैं बताती हूँ इसमें क्या आएगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, फिर आप हेडिंग डालोगे प्लानिंग। इस तरह प्लानिंग में क्या है, हम क्या चीज़ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या आपने ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग में ऐसे, इस तरह से आप ऐसे करके लिखोगे भाई। उसमें वो आपका लिखने का तरीका आपको बाद में आगे कैसे समझ आएगा, क्योंकि यूनिट ही इन पे है मेन आपकी। ठीक है, बाद में आपकी मेन यूनिट भी तो आ रही है ना, उस चीज़ को आप वो करोगे। ठीक है, बाद में मैं इसको बताऊँगी, बाद में क्या इसी यूनिट में आना है, तो इतनी ज़्यादा बाद में क्या लॉजी आ गया। मैनेजमेंट प्रोसेस ही आपका पोस्ट डीसी भी है। लो अब बताओ आप पोस्ट डीसी के बारे में। लो पोस्ट डीसी में आपका जैसे ये है, आपका फंक्शन भी यही होते हैं मैनेजमेंट के गाइस। तो देखो ये ना थोड़ा वीडियो में ऐसे समझाना पड़ता है, तो इस तरह से होगा थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी इसके अंदर। देखो गाइस ये मुझे भी इतनी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, बट ये है कि अगर किसी की हेल्प कर पाओ तो ये करती ज़रूर हो। ठीक है, पोस्ट डीसी अब आपको पता चल गया। आप मैनेजमेंट प्रोसेस में भी ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे तो ऐसे लिख रहा है, ऐसे मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसे करके ऐसे ये बना दिया आपने। ओके, बाद में आप क्या करोगे, ये तो कर दिया आपने, कंप्लीट हो गया आपका। देन ये प्लानिंग क्या होता है हमारा, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग डिसाइडिंग हमने क्या करना है उसमें, प्लान हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंज करेंगे पीपल्स को और रिसोर्सेज हमारे क्या क्या यूज़ करने हैं हमको। ठीक है, फिर स्टाफिंग क्या क्या रिक्वायर्डिंग है, और असाइनिंग स्टाफ है। जैसे आपका हॉस्पिटल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक चीज़ और बता रही हूँ, मैनेजमेंट में जितना एग्जांपल का यूज़ करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, प्लानिंग है आपका, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, मतलब यहाँ पे डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया। ठीक है, डायरेक्टर ही लोग हैं यहाँ पे एग्जांपल, या फिर प्रिंसिपल यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि हमको क्या करना है, स्टाफ ठीक, स्टाफ चाहिए हमको यहाँ पे जी। ठीक,
हॉस्पिटल के लिए डायरेक्टर ने आपको कहा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या करेगी, प्रिंसिपल मैम को आप ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर आए, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने आपका क्या किया, अरेंज किए पीपल्स को। ठीक गाइस, मैं स्टाइलस वगैरह यहाँ पे मेरा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल में बताती हूँ, तो इसलिए आपको क्लियर हो भी जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ये स्टाफिंग यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अरेंज किए पीपल को। स्टाफिंग में यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई, ओके, कि आपको क्या क्या इसमें रखना है। डायरेक्टिंग में क्या हुआ, उनको गाइड किया, जो आपने स्टाफ असाइन किया है स्टाफिंग में गाइड किया, मोटिवेशन किया। ठीक है, मोटिवेट किया स्टाफ को। कंट्रोलिंग, आपको चेक करता रहना है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में आपका जो वर्क आपने उनको दिया था, आपने जो प्लान के अकॉर्डिंग आपका जो था कि आपको स्टाफ चाहिए था, वो प्रॉपर आपकी क्वालिटी केयर आपकी दे भी रहा है नहीं पेशेंट को। ठीक है, ये चीज़ तो आई होप आपको ये पोस्ट डीसी का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सारी कहानी यही है मैनेजमेंट की, ये बहुत परेशान करता है अदरवाइज़। तो वैसे देखो बहुत मेहनत लगती है एक ही वीडियो के अंदर, और ये काफ़ी बड़ा था टॉपिक भी, और मैनेजमेंट कंप्लीट कराना एक वीडियो के अंदर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स मैनेजर अब हम देख लेते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक नर्स की, गुड मैनेजर की। क्वालिटीज़ ऑफ नर्स ही होता है, ये सीधी सीधी से वही वाली चीज़ है कि बेवजह कन्फ्यूज़न देना है। देखो ये है क्वालिटीज़ क्या क्या है, लीडरशिप हो गई जी, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें प्लानिंग की स्किल आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास स्किल होनी चाहिए, वे रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, मोटिवेशन स्किल, और आपकी सपोर्टर भी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी। मैं मतलब खुद से भी बोल रही हूँ यहाँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात भी चीज़ है कि तुम जानबूझ के कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए अपना खुद का माइंड यूज़ करना, ज़्यादातर मैनेजमेंट भी खुद से ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा कम्प्लीटली ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप पूरा खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए उस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर हम खुद से लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। आता है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका, चलो जी अब हम इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये आपके डायरेक्टर सर आ गए, ये आपकी प्रिंसिपल मैम आ गई मैनेजमेंट। डायरेक्टर सर ने यहाँ पे डिसाइड की पॉलिसीज़ को, वो आपका टॉप लेवल हो गया फंक्शन। ओके, इम्प्लीमेंट की पॉलिसीज़ प्रिंसिपल मैम ने मिडल और लोअर लेवल, आपका मैंने समझाया था कि मैनेजमेंट के लेवल क्या क्या है, टॉप मिडल लोअर। ओके, देन आपको क्या है कि टॉप लेवल में पता है कि हमको क्या करना है, प्लानिंग, हाउ टू डू, मैनेजमेंट में कैसे करना है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका मैनेजमेंट डे टू डे वर्क आपको चेक करने में पहले होता था। देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मैम लिया, और मैंने यहाँ पे अपना एग्जांपल जो लिया था वो डायरेक्टर लिया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लिया। आपका खुद का है कि आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप अगर प्रिंसिपल मैम यहाँ पे ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये भी लिख सकते हैं, नो इशू, दोनों ही एग्जाम्पल चाहिए। बाकी आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लेकिन हाँ जो ये वर्क बताया ना पूरा कम्प्लीटली, तो वो प्रिंसिपल मैम के अकॉर्डिंग और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे बताया है। ओके, तो बाकी एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हैं, नो इशू। चलिए अब हमारा आता है, देखो सारी चीज़ वही आएंगी रिपीट घूम घूम के। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या है, पोस्ट डीसी, क्वालिटी पेशेंट के लिए। ठीक है, क्वालिटी पेशेंट केयर मिल गई थी पोस्ट डीसी की थ्रू, भी आपका एक प्रोसेस है, किस लिए, प्रोवाइड क्वालिटी केयर, किसके थ्रू जी, पोस्ट डीसी। हो गया डन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, क्यों कर रहे हैं हम, कि मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या उद्देश्य है, कि आप क्या करना चाहते हो नर्सिंग मैनेजमेंट से, क्या मिलेगा आपके नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं आप, क्वालिटी केयर यूज़ कर सकते हैं आप, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को मेनटेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट के डिसिप्लिन को डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर स्टाफ को। ठीक,
फंक्शन, फिर आ गए घूम फिर के पोस्ट डीसी। यहाँ पे खैर आपका इवैल्यूएटिंग भी दे दिया जी, ठीक वही है भाई पोस्ट डीसी। अब आपको समझ आ रहा होगा ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसलिए बोरिंग है, लेकिन आपको अगर आपने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया तो आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई। मेरे पास काफ़ी सारे टेलीग्राम पे मैसेज थे कि मैम वीडियो चाहिए दीदी, प्लीज़ लेक्चर दे दो हमारा एग्ज़ाम। तो गाइस मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है तो लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बाकी आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गाइस लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस इस पर भी रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहने की बात नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बनता है। वो क्यों बनते हैं, मैनेजमेंट और लीडरशिप से क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपका रहेगा, रीज़न आपका ये है कि सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये है तो आपका खुद सोचेगा ना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो गाइस देखो ये आपका थोड़ा यहाँ पे ये आ गया, प्लीज़ रुको एक मिनट, यहाँ पे देखो। अब देखिए आप ये आपका आगे यहाँ पे जैसे था, तो इसमें कम्प्लीटली आप क्या करोगे कि जो ये है ना आपका, इसमें ये HRM है तो मैनेजमेंट का टॉपिक ना, कहा ना मैंने हर जगह यूनिट तुम्हारी घूम रही है। ये आपका तीसरी या चौथी यूनिट में जाके होगा, कहीं भी घूम रहा है टॉपिक, है तो मैनेजमेंट ही, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंटिंग और आपकी जो सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ होगी, ठीक है। आप एक काम करो, आपसे अगर नहीं इस तरीके से लर्न हो रहा है तो आप क्या करोगे, HRM है, ठीक है। HRM को वो तो क्या ये भी प्रोसेस, ठीक, ये किसका है, RSTDME। आपसे अगर ये याद होता है इस तरीके से, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। RSTDME का मतलब आपका क्या होता है, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉय, जो आपके मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट सीधी सी बात है कि आप क्या मतलब रिसोर्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स आपका यहाँ पे रिक्रूटिंग आप कर रहे हो ना, जो सेलेक्ट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग दे रहे हो, यहाँ पे डेवलपिंग कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, किस चीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेजमेंट के जो ह्यूमन रिसोर्सेज के HRM के ऑब्जेक्टिव्स है। तो HRM के जो ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे राइट पर्सन फॉर द जॉब आपको चूज़ करना है, इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, इंक्रीज़ करना है जॉब सेटिस्फेक्शन को, मेंटेन करना है गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को, रिड्यूस करना है स्टाफ टर्नओवर, ओके। नेक्स्ट हमारे आते हैं फंक्शंस। तो गाइस देखो अगर हम याद कर लेते रहे ये चीज़ की RSTDME को, तो ये आपका यहाँ पे भी आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट, सेलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी। फंक्शन तो वही है कि आपको एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, रोल लिख रहे हो, ठीक है। आपको पता चल गया रोल का कैसे पता चल गया, अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे पता चला है। देखो ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, डेफिनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन तो अगर नहीं कोई चीज़ पढ़ पा रहे हो ना, हर चीज़ के हर सिलेबस का ओवरव्यू लोगे ना, तो डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के चले जाना, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें लिख पाओगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा फिर से आ गया जी मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट ही है, ठीक है, मैनेजमेंट ही, लेकिन उसको हर चीज़ में घुमा फिरा के देना है बस। मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट का हमारा मीन्स क्या होता है, या आप प्रोसेस बोल सकते हैं, प्लानिंग, परचेजिंग, ठीक, स्टोरिंग, यूजिंग इक्विपमेंट और सप्लाइज प्रॉपर्ली, ठीक है। अब आपका क्या है, अब मैं ये भी बता दे रही हूँ इसके बारे में। मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब आपका सीधा ये हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो मटेरियल, आपका स्टोरिंग, आपका परचेजिंग, आपने जो
परचेज़ किया है उस चीज़ का मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देना है, मतलब नर्स वगैरह को। जैसे कोई चीज़ आपने कोई मटेरियल लिया है हॉस्पिटल से, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है ना, प्लानिंग भी तो करनी पड़ती है ना पेशेंट को केयर देने के लिए। प्लान करोगे आप, वहाँ से परचेज़ भी करोगे स्टोर से, जो मेडिकल स्टोर से, फिर इसको स्टोर कैसे करके रखना है, लाइक वैक्सीन आपके, ठीक है, यूज़ कैसे करना है, आपको इक्विपमेंट को सप्लाई कैसे करना है प्रॉपर दूसरी जगह। आप जैसे मतलब आप इंचार्ज हो, ठीक है, बोर्ड की इंचार्ज हो, उसके बाद आपको नर्सेस को बताना तो पड़ेगा ना, वहाँ पे आपको सप्लाई तो करना होगा ना अपने वार्ड में प्रॉपर। ओके, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर हमारा देखो यहाँ पे इससे अब क्लियर और ज़्यादा अच्छे से होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, राइट मटेरियल आप देखोगे, राइट क्वांटिटी देखोगे, राइट क्वालिटी भी देखोगे, राइट टाइम भी देखोगे और राइट कॉस्ट भी देखोगे, क्योंकि आपको मटेरियल रिसोर्स जो है आपको क्या करना है, उनका मैनेजमेंट करना है जी, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी क्वालिटी का ऐसे ही देख रहे हो, उसकी ना एक्सपायरी डेट चेक कर रहे हो, किसी वैक्सीन की ऐसे ही ले रहे हो कोई भी चीज़, तो ऐसे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस। इसमें आपको प्रिवेंट करना है, आपको शॉर्टेज को, ठीक है, रिड्यूस करना है, वेस्ट को सेव करनी है, आपकी मनी इम्प्रूव करनी है, पेशेंट केयर, ये आपका मेन इम्पोर्टेंट आपका यही रहता है इसमें कि आपको इम्प्रूव पेशेंट केयर करनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट आपका क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस होता है एक ऐसा जिसमें आप ऑब्टेन करते हैं गुड्स और सर्विसेज को जो कि आपकी हॉस्पिटल को नीड होती है, ठीक है। बाकी इसके स्टेप्स होते हैं उस पर आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे नीड्स प्रिपेयर करते हैं रिक्वेस्टेशन को, और आपकी जो रिक्वेशन है आपकी वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सप्लायर को, परचेज करेंगे ऑर्डर को, रिसीव करते हैं आइटम्स को, इंस्पेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं। मतलब वही चीज़ें आपको ऑब्टेन करनी है इसमें, गुड्स और सर्विसेज, वो जो आपकी जो ऑब्टेन गुड्स हैं उनको और सर्विसेज को जो आपकी हॉस्पिटल में नीड है, सीधा सा एक प्रोसेस है या हॉस्पिटल का, ठीक है। बाकी हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, परचेजिंग प्रोसेस। देखो जी, परचेजिंग प्रोसेस, इसके स्टेप्स होते हैं कुछ, नीड हमें होता है आइडेंटिफिकेशन का, रिक्वेस्टेशन का, अप्रूवल का, इनवाइट कोटेशन का, सेलेक्ट सप्लायर का, परचेज ऑर्डर का, जी रिसीव गुड्स का, चेक क्वांटिटी, स्टोर मटेरियल्स, परचेजिंग प्रोसेस का मतलब आप खुद से समझिए। आप कोई चीज़ परचेज, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ आप ऐसे बेकार थोड़ी ना लेके चल दोगे मार्केट से, उसकी क्वालिटी भी चेक करोगे, स्टोर मटेरियल्स आपको जो आप करोगे, पेमेंट भी देखोगे, और आपको वहाँ पे सप्लायर भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, अप्रूवल भी आप दोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन की भी नहीं होगी कि वो चीज़ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है उसके बारे में पूछोगे भी तो ना वहाँ से, ठीक है। तो परचेजिंग का प्रोसेस के आपके स्टेप्स वो आप अपने आप से भी लिख सकते हो, तभी बोल रही हूँ मैं इसमें, एक बार जो मैं चीज़ समझा रही हूँ उस चीज़ को सुन के चले जाओगे, खुद से एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है। बाकी जी इन्वेंट्री कंट्रोल इम्पोर्टेंट है, पहले भी PYQ में आया हुआ है, तो ज़रूर देख के जाइएगा, करके जाना बिल्कुल, ठीक है। पहले ही बोल रही हूँ, डेफिनेशन सारी कवर कर लेना सिलेबस की, कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको कर चुके हैं शेयर, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल आपका क्या मतलब है इसका, ये आपको मेंटेन करते हैं यहाँ पे राइट अमाउंट ऑफ सप्लाईज़ और अवॉइड करते हैं शॉर्टेज और वेस्टेज को, ठीक है। जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे अपना जो शॉर्टेज है और वेस्टेज है उनको तो आप अवॉइड कर दोगे और मेंटेन कर दोगे राइट अमाउंट ऑफ सप्लाईज़ को, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जैसे लाइक आपका प्रिवेंट कर रहे हो, स्टॉक आउट को रिड्यूस कर रहे हो, वेस्टेज को, ये आपके ऑब्जेक्टिव है ना, क्या क्या उद्देश्य है आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका गोल रहने वाला, सेव मनी भी करोगे आप उसके थ्रू, जैसे आप कोई चीज़ अवॉइड कर दोगे शॉर्टेज और वेस्टेज को, अगर वेस्टेज को आप अवॉइड कर रहे हो या कम कर रहे हो तो उससे तो आपकी सेव मनी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी इंश्योर करोगे कंटिन्यूस पेशेंट केयर को भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स। मेथड्स आपके क्या बोलते हैं देखते हैं अब हम। इसमें मेथड्स आपका ABG एनालिसिस जो होता है, आपका VD एनालिसिस, FIFO, यानी कि जो आपका ABC एनालिसिस है इसके अंदर ये देखेंगे, ठीक है। मतलब आप इसमें FIFO मतलब आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट खुद समझ सकते हो,
इसके अंदर इसमें टीम मैनेजमेंट जो हमारा प्रोसेस आता है, ये लीडिंग एंड कंट्रोलिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव कॉमन गोल। जो टीम मैनेजमेंट होता है हमारा एक प्रोसेस होता है लीडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, जो कि हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो अचीव करने के लिए, जो कि हमारे कॉमन गोल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो टीम मैनेजमेंट हमारा एक टीम को लेकर मैनेजमेंट करना ही होता है। नेक्स्ट हमारी इसकी इम्पोर्टेंस आती है। इम्पोर्टेंस ये हमारा, जब हम टीम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो उसमें बेटर कम्युनिकेशन भी होगा, बेटर पेशेंट केयर भी मिलेगी, इंक्रीज़ होगी हमारी प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस होंगे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्प्रूव होगा हमारा टीम वर्क। मतलब आप किसी के साथ एक साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसमें आपका बहुत अच्छे से आपका एक गोल बहुत अच्छे से आप उसको कर पाओगे प्रॉपरली अचीव। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट अगर आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। नॉर्मली अगर आपको टॉपिक की डेफिनेशन पता है तो आप कम्प्लीटली लिख पाओगे, उसके फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ नर्स मैनेजर। आपका क्या रहता है टीम मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, गाइड करता है टीम, मोटिवेट करता है स्टाफ को, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, असाइन करता है ड्यूटीज़ को, इवेलुएट करता है जी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो ये आपका पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का मीन्स हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डिसीज़न मेकिंग के अंदर। ठीक है, पार्टिसिपेट का मतलब कोई भी आप प्रोग्राम वगैरह कुछ भी चला रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ में आपके एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे आपके डिसीज़न मेकिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक मैनेजमेंट होगा, मतलब आपका बेटर डिसीज़न आप ले सकते हो, वहाँ पे स्टाफ का सेटिस्फेक्शन भी होगा, टीम वर्क भी आ जाएगा, आपका मोटिवेशन भी होगा और बेटर कम्युनिकेशन भी। आपके यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएंगे पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के। डिसएडवांटेज इसमें, हाँ एक बात तो होगी, अगर आप टीम वर्क करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप टाइम इसलिए कंज्यूम होगा क्योंकि सबकी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होगी। बट बेटर वर्क भी जो होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो में अगर हो भी सकते हैं अगर, ठीक है, ज़रूर नहीं कि होंगे। ठीक है, स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा यहाँ पे इसी वजह से। बाकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो यह टॉपिक आपका ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमारा एक तरीके से ये होता है कि एक मैनेजमेंट का मेथड होता है और यहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय जो सेट करते हैं गोल्स को टुगेदर, मतलब एक साथ करने के लिए, और वर्क टू अचीव दैम, मतलब गोल को अचीव करने के लिए। वही चीज़ है मैनेजमेंट का एक क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, अपने गोल्स का अचीव करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वर्क को मॉनिटर करते हैं, प्रोग्रेस को इवेलुएट करते हैं, रिजल्ट को। तो ये आपका स्टेप्स आ जाते हैं। एडवांटेज आपके क्या रहते हैं, यहाँ पे क्लियर होता है गोल आपका, बेटर टीम वर्क हो जाता है, इम्प्रूव हो जाती है यहाँ पे परफॉर्मेंस, इंक्रीज़ हो जाता है मोटिवेशन। और डिसएडवांटेज मतलब आपके एडवांटेजेस तो हो गए, एडवांटेजेस मतलब आपको क्या फ़ायदा है उसका, यहाँ पे क्लियर गोल तो ही जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपका ये डिसएडवांटेज क्या है मैनेजमेंट से, आपका एक बात हो रही है कि टाइम कंज्यूम भी होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि आप सबके डिफरेंट ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क कर रहे हैं आपके साथ, टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो टाइम कंज्यूम होगा गाइस। ठीक है, और नीड होती है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन की भी। ठीक, बाकी डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे गोल को अनक्लियर करना भी। ठीक है, डिफ़िकल्ट इसलिए होता है गोल्स को, यदि आपके गोल्स अनक्लियर है तो वो डिफ़िकल्ट ही होगा अचीव करना। ठीक है, बाकी आता है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लीडरशिप इन मैनेजमेंट। अक्सर सभी कंफ्यूज रहते हैं। लीडरशिप तो हमारी एक एबिलिटी हो गई इसमें इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करने की पीपल को अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और मैनेजमेंट क्या होता है जी, ये प्रोसेस होता है पॉजिटिव के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करने का। लीडरशिप हमारा क्या हो गया, एबिलिटी जो कि हमारी इन्फ्लुएंस करती है और मोटिवेट करती है पीपल को, किस लिए जी, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। है ना सिमिलर, लगेगा ही, लेकिन वो चीज़ थोड़ा डिफरेंस है, वो खुद को चलना पड़ेगा। वो प्रोसेस हो गया, ये एबिलिटी हो गई इन्फ्लुएंस करने की और मोटिवेट करने की पीपल को। दोनों में गोल ही अचीव हो रहे हैं, गोल अचीव ही हो रहे हैं, बट डिफरेंस मेनली ये है कि वो तो आपका प्रोसेस हो गया, ये आपकी एबिलिटी हो गई। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसको बहुत क्लियरली आपको एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ,
बाकी तो वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा ये गाइस। मोटिवेट करते हैं स्टाफ को, यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं टीम वर्क को, बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है, इंक्रीज़ होती है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर और हेल्प करता है ये अचीव करने में गोल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ नर्स लीडर। ठीक है, गाइड स्टाफ, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस, मोटिवेट टीम, मेंटेन डिसिप्लिन। आपको पता है रोल्स आपके नर्स लीडर के क्या रहने वाले हैं। ये गाइड करता है स्टाफ को। अगर कोई लीडर है तो वो गाइड ही करेगा ना अपने स्टाफ को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डिसीजन बनाने में उसकी हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा अपनी टीम को जिससे कि गोल्स अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के, मेंटेन करेगा डिसिप्लिन को भी जिससे कि वो डिसिप्लिन फॉलो करके जल्दी से वर्क कंप्लीट कर पाए। ठीक है, बाकी आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से। गाइस अब वीडियो अगर ज़्यादा लंबा ना करें तो हम एक काम कर सकते हैं। आज देखो ये मैनेजमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा बैठा है। ये देखो आप कहाँ तक चले गए, मैं यहाँ तक, ये यहाँ तक आज मैं कवर करा देती हूँ पार्ट 1 में, बिकॉज इतना बड़ा लेक्चर आप खुद भी नहीं कवर कर पाओगे क्योंकि एकदम से इतनी सारी चीज़ें रिटर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उस चीज़ को लर्न भी करना होगा आपको, तो मैं नोट्स तो शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाकी आप इसमें से आज जितना हो पाए ये 9 पेज तक, मतलब आपको मैं एसेंसी तक कवर करा, एक्रीडिटेशन जो आपकी एक्रीडिटेशन है इस तक मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं यहाँ तक। बाकी काफ़ी सारा है वो लीडरशिप वाला जो पार्ट है, मैनेजमेंट के जितने टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर, मतलब पूरी फर्स्ट यूनिट से लेके आपकी 18 यूनिट तक सारे टॉपिक यहीं पे कवर हो जाएंगे आपके आज ही। ओके, तो अब हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए थे जी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपका क्या होता है, ये हमारा डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पीपल। मतलब एक इंसान ने डिसीज़न ले लिया, दूसरे ने उसको गलत बता दिया, तो आ गई ना प्रॉब्लम, हो गया ना डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, बाकी कॉज क्या होता है इसका, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया, डिफरेंट ओपिनियंस हो जाती है यहाँ पे। फिर वही चीज़ मैंने बताई ना कि एक ने तो डिसीज़न ले लिया, दूसरे ने नहीं ले पाए डिसीज़न। ठीक है, तो यहाँ पुअर कम्युनिकेशन भी हो जाती है, फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज की भी आपको कमी आने लगती है और डिफरेंट ओपिनियन आ गया, वर्क का ओवरलोड हो जाएगा, रोल ऑफ कन्फ्यूज़न यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या रहने वाले हैं। तो अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, जैसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपका जैसे किसी को नहीं समझ आ रहा है, एक की ओपिनियन दूसरी होगी, तो भाई अवॉइड कर दो उस चीज़ को, एकोमोडेटिंग कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा कॉम्पिटिंग कर लो थोड़ा, ठीक, कोलैबोरेटिंग कर लो। ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। अगर आपकी कोई चीज़ है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक को टाइम मिल रहा है, दूसरे ने लेक्चर बना दिया, तो उस चीज़ को आप कोलैबोरेट कर लो, जैसे हम लोग ही करते हैं कि मतलब दूसरे चैनल पे कोलैब कर लेते हैं। अगर एक को नहीं टाइम मिल रहा है आपके टीम मेंबर में से, तो आप उस चैनल को कोलैब करके दूसरे लेक्चर, दोनों लेक्चर्स चलेंगे आपके, दोनों चैनल पे चलेंगे आपके लेक्चर्स। ठीक है, तो ये आपका बहुत बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ नर्स मैनेजर क्या रहता है इसके अंदर। फिर यहाँ पे दोनों की साइड्स को सुनना भी चाहिए, लिसन टू बोथ साइड्स, आइडेंटिफाई करना चाहिए, कॉज को एनकरेज करनी चाहिए, कम्युनिकेशन को, फाइंड फेयर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन करना है टीम मैनेजमेंट, टीम को वर्क जो रहता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन। ठीक गाइस, ये जो छोटे छोटे है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये नेगोशिएशन हो गया, डेलीगेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ना आपके 5 मार्क्स से 2 मार्क्स में आने की फुल चांसेस है। ठीक है, तो उनको करके जाना, डेफिनेशन तो एटलीस्ट कर ही लो। ठीक है, नेगोशिएशन क्या होता है, डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में तो आपका डिसएग्रीमेंट हो गया है 2 पीपल्स के बीच, और नेगोशिएशन में आपका जो आप डिस्कशन कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर पीपल्स, इसमें आपका म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपका आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रॉब्लम को, ठीक है, डिस्कस कर पाओगे, जनरेट कर पाओगे सोल्यूशन, और बेस्ट सॉल्यूशन फॉलो अप कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका अच्छा मेथड आप मान सकते हो उसको। जैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो उससे तो बेस्ट है नेगोशिएशन, फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंस, जिसमें आपके रिड्यूस कर सकते हैं हम किसको, कॉन्फ्लिक्ट को। मैंने वही बात बोली है ना कि आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो बात बोली गई है, तो उसको आप हटाओ ना यहाँ से, रिड्यूस करो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट
को जो आपका है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आपके रिड्यूस हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बेटर वर्क हो जाएगा, सेव कर सकते हैं टाइम को। ठीक है गाइस, बाकी जी आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और हाँ, TQM के फॉर्म में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपको TQM क्या है, सिलेबस में तो था नहीं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लिखा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। TQM से आपका क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो अच्छे से करके जाना। TQM हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज को, जो कि आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें सभी स्टाफ का। ठीक है, प्रिंसिपल आपका वही है कि पेशेंट को आपकी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टाफ। गाइस मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, डेफिनेशन याद करके जाना सभी की, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। प्रिंसिपल कवर हो रहे हैं या नहीं, आप खुद देख लीजिए। टीम वर्क हर जगह तो आपको यही घूम रहा है, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन घूम रही है, आपका कंटिन्यूस का इम्प्रूवमेंट, आपकी केयर, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, तो ये सारी चीज़ें कॉमन आपकी चल जाएंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आता है एडवांटेज क्या होता है, बेटर पेशेंट केयर मिलेगी पेशेंट को, इससे फीवर एरर्स हो जाएंगे आपकी, कम हो जाएंगे एरर्स, हायर क्वालिटी केयर मिल सकती है। ठीक है, स्टाफ का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं पहले से बोल रही थी आपको, कि आपको ये मैं जैसे एडवांटेजेस बता रही हूँ और ये सब बता रही हूँ ना, प्रिंसिपल पेशेंट सेटिस्फेक्शन कैसे, आप यहाँ पे एग्जांपल देके बताओगे गाइस, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन कैसे हो रही है TQM में, मतलब यहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो आपकी इम्प्रूव हो रही है वो कैसे आप यहाँ पे दे रहे हो। पेशेंट सेटिस्फेक्शन आप मतलब उनको एक तरह से उनकी कंसेंट ले सकते हो कि हम आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे, उनको पूरा प्रोसीजर समझा सकते हो। ठीक है, पेशेंट को अलग से बताओगे कि हाँ कि आपको इस तरह से हम केयर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको भी एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये सब चीज़ें बोल के ओके, तो आप इसको हेडिंग की फॉर्म में यूज़ करोगे, देन आप इसके अंदर लिखोगे और एग्जाम्पल भी दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस हमारा ये प्लान प्रोसेस होता है एंश्योर करने के लिए नर्सिंग केयर मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस QA की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपका एक प्लान प्रोसेस होता है, ये आपका एंश्योर करता है नर्सिंग केयर की जो आपके मिलते हैं ना सेट स्टैंडर्ड्स जो आपके रहते हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, मतलब आपकी इम्प्रूव करेगा, या आपके पेशेंट की केयर को मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड्स को आपके रिड्यूस करता है, एरर्स को इम्प्रूव करेगा, नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, स्टेप्स आपके फिर वही चीज़ की सेट करेगा, स्टैंडर्ड को मेज़र करेगा, परफॉर्मेंस को पेशेंट की कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड्स को कि पहले क्या था पेशेंट और अब क्या हो रहा है, करेक्ट करेगा डेफिशिएंसीज को, मतलब पेशेंट की जैसे उसने कंपेयर कर लिया कि हाँ ये चीज़ें इसके अंदर डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, उसको कम करेगा, करेक्ट कर रही डेफिशिएंसी, फिर क्या करेगा वो रीइवैल्यूएट कि आउटकम क्या मिला, करेक्ट कर लीजिए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये स्टेप रहेंगे, तो आप खुद से सोच कर उस चीज़ को लिख सकते हो गाइस। क्वालिटी एंड सेफ्टी, अब हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। क्वालिटी आपकी क्या है, क्वालिटी आपकी बेस्ट पॉसिबल पेशेंट केयर होती है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्टैंडर्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ओके, सेफ्टी आपको वहाँ पे आपकी पेशेंट की जो प्रोटेक्टिंग पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम हार्म। आप सीधी सी बात है, सेफ्टी आप ये नहीं आपकी याद हो रही है लाइन सीधी सी, तो आप क्या याद रखोगे, सेफ्टी से मतलब है कि आपको वहाँ पे पेशेंट को कोई भी हार्म एक तो पहुँचने नहीं देना है पहली बात तो। ठीक है, अगर आप कोई केयर प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को एज अ नर्स, ठीक, या फिर आप कोई किसी पेशेंट से भी उसको हार्म नहीं होने देना है, उसकी सेफ्टी आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेशेंट की सेफ्टी मेजर्स आप क्या कर सकते हैं, हैंड हाइजीन, ठीक, अपने लिए भी और उनके लिए भी, पेशेंट के भी। करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी और पेशेंट का ट्रीटमेंट आप किसी और को कर रहे हो। ठीक है, सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इस सेफ्टी मेजर्स है जिसके थ्रू आप जल्दी से उनको सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल आपसे आना चाहिए करना। ठीक, फॉल प्रिवेंशन आपको रहना चाहिए वहाँ पे कि मतलब पेशेंट गिर ना जाए बेड से भी। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वहाँ पे आपका।
ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके हॉस्पिटल के फंड्स वगैरह उन चीज़ को यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। आप फाइनेंशियल कंडीशन आप समझ रहे हो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो कैसे अपने बच्चे की फ़ीस दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ से आप समझ के यहाँ पे एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हॉस्पिटल के फंड्स वगैरह, ये चीज़ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलना है। प्लानिंग करनी होती है इसमें, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी चाहिए। फिर से आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, किसकी? हॉस्पिटल फंड्स की है, मैनेजमेंट ही, ठीक है। मैनेजमेंट के ही इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल गए ना, HRM मिल गया आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिल गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मिल गया। ये चीज़ डिपेंड करती है हम उसकी डेफिनेशन किस टाइप से लर्न करके रखते हैं तो आप कर पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर यूज़ आना चाहिए हमको। फिर मनी का रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने हमको, प्रिपेयर करना है आपको बजट, फिर उसके थ्रू कि आप जल्दी उस चीज़ को, जो चीज़ आपकी है कि आप हॉस्पिटल के फंड्स को, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ कि बजट में रह के आपको कैसे चलना है हॉस्पिटल में, ठीक है। मेंटेन करनी है आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फिर आता है फंक्शन क्या है, बजटिंग, अकाउंटिंग करके और आपके फाइनेंशियल कंट्रोल करके और ऑडिट करके, ओके। नेक्स्ट हमारे बजट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसको गाइस, बजट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बजट के प्रिंसिपल ये है कि आपको प्लानिंग करना है, इकोनॉमी देखनी है, एक्यूरेसी देखना है, फ्लैक्सिबिलिटी देखनी है, सिंप्लिसिटी देखनी है और पार्टिसिपेशन करना है, रेगुलर इवैल्यूएशन करना है। तो ये हमारे प्रिंसिपल रहते हैं हमारे बजटिंग के। देन स्कोप हमारा क्या क्या रहता है बजट में, सैलरी, इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, बिल्डिंग मेंटेनेंस और आपकी ट्रेनिंग, पेशेंट केयर सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे बजट के स्कोप्स और प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो फाइनेंशियल हमारा एक सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का, तो वो ऑडिट है जिसमें आपको चेक करनी होती है, चेक देयर एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी आप चेक करोगे। फाइनेंशियल ऑडिट से आपका इसमें रहता है ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉड से, चेक कर सकते हैं प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड कैसे हो रहा है, इम्प्रूव कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को, एंश्योर कर सकते हैं फाइनेंशियल एक्यूरेसी को। टाइप्स आपके होते हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें क्या आता है जी। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल मैनेजमेंट, नोट पर्सनल मैनेजमेंट, अभी देख लेना, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जो आपका रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वही चीज़ घूम फिर के आती है गाइस, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना। पर्सनल मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिक्रूटिंग देखते हैं, सेलेक्टिंग देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, डेवलपिंग देखते हैं और मेंटेनिंग एम्प्लॉय करते हैं, जो कि आप कहाँ पे कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वहाँ पे आप बस ये चीज़ देखते हो, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़। गाइस ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ओके। फंक्शन आपके रहते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, ओके। नेक्स्ट प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी एंड वेलफेयर, डिसिप्लिन। तो ये सब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी देखना होगा आपको। देखो गाइस, आप पर्सनल मैनेजमेंट करते रहे, मैनेजमेंट ही ना, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये भी तो रहना चाहिए ना कि आप उस चीज़ का मैनेजमेंट कैसे करोगे। सेलेक्टिंग भी है ना उसके अंदर, तो आप कैसे मतलब राइट पर्सन को सेलेक्ट करोगे फॉर द राइट जॉब, और इम्प्रूव कैसे करेंगे हम स्टाफ परफॉर्मेंस को, और आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन, ओके। मेंटेन करनी होती है गुड एम्प्लॉय के रिलेशंस, और इम्प्रूव आपके परफॉर्मेंस क्यों लेकर आए हम ये सब ऑब्जेक्टिव्स। ये इसके थ्रू आप पूरी डेफिनेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं और आपके फंक्शन भी, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एक एबिलिटी होती है, यह आपने काफ़ी टाइम्स पढ़ चुके हो नर्सिंग में। तो ये हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हमारा अंडरस्टैंड और कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे, और हमें समझना चाहिए अपने इमोशंस को भी और अदर के, मतलब जो आपके दूसरे लोग हैं आप जिनसे बात कर रहे हो उनके भी इमोशंस को, ठीक है। कंपोनेंट्स आपके सेल्फ अवेयरनेस आता है, इसमें सेल्फ कंट्रोल आता है, मोटिवेशन आता है, एम्पैथी आता है, सोशल स्किल्स आता है और इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग आता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग क्या होता है जी, ये आपकी हेडिंग है,
ठीक है। सोशल स्किल तक मैंने आपको कॉम्पोनेंट बता दिए। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग क्या है इसके अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका क्या करता है, बेटर कम्युनिकेशन कराता है, बेटर पेशेंट केयर देता है, रिड्यूस स्ट्रेस करता है, इम्प्रूव करता है टीम वर्क को, और बेटर डिसीजन मेकिंग भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेजिलेंस बिल्डिंग, जो कि रेजिलेंस बिल्डिंग का जो मतलब होता है आपका, रेजिलेंस हमारा एक एबिलिटी होता है जिसमें हमारा रिकवर होता है फ्रॉम स्ट्रेस प्रॉब्लम्स और आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। वेज क्या होते हैं आपके बिल्ड करने के रेजिलेंस को, तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इसकी, प्रिवेंट करता है आपको बर्नआउट में, और आपका इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ को, और बेटर करता है वर्क परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये स्ट्रेस को आपका हटा रहा है ना, रिकवर कर रहा है ना आपकी एबिलिटी को ये। ठीक है। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मतलब आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो आपको स्ट्रेस को हेल्दी वे में। ठीक है। कॉज ऑफ स्ट्रेस इन नर्स क्या होता है, हैवी वर्कलोड, क्या क्या रीज़न आते हैं स्ट्रेस होने के नर्सेज को, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, एमरजेंसी सिचुएशंस, स्टाफ शॉर्टेज और पेशेंट डेथ। और एक बात और बताऊँ, एक रीज़न मैं बता रही हूँ, नर्सेज के जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनको स्ट्रेस फ़िलहाल एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम्स का होता है, और सारी चीज़ें तो बाद में। ठीक है। तो हैवी प्रेशर भी हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ भी आप लिख सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, एडिक्वेट स्लीप ले सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे करके चलना है, रिक्रिएशन करना है। ओके। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है जी, टाइम मैनेजमेंट हमारी प्लानिंग करना होता है जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली। ठीक है गाइस, आपकी टर्म ऐसी इसमें कि आपको अगर टर्म के बारे में पता है तो आप पूरा लिख दोगे। ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे आपका टाइम मतलब फालतू का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है। आप जल्दी से वर्क कर पाओगे अपने टाइम पे, कंप्लीट वर्क्स ऑन टाइम, रिड्यूस हो जाएगा आपका स्ट्रेस कि आपने प्लान किया था टाइम मैनेजमेंट करके। ठीक है। इम्प्रूव हो जाएगी आपकी प्रोडक्टिविटी कि हाँ मैंने तो ये वर्क इतनी जल्दी कर लिया है, तो आपको लगेगा फिर नेक्स्ट टाइम आप और कम टाइम में इसको करोगे, बेटर आप पेशेंट केयर कर पाओगे इस तरीके से। ठीक है। टिप्स आपका क्या है, इसके मैं टिप्स आपको दे रही हूँ। मेक अ डेली शेड्यूल, सेट करनी है आपको प्रायोरिटीज़, अवॉइड करना है प्रोक्रास्टिनेशन। अरे हम तो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे 6 महीने होते होते वही चीज़ है कि 2 दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम को, 3 दिन रह जाते हैं, 4 दिन रह जाते हैं, एग्ज़ाम डे तक आ जाता है। ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ठीक है। अगर आज वीडियो मैंने डाली है तो आज के आज ही देख लेना गाइस। ठीक है। डेलीगेट वर्क, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। ठीक है। आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेके पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम काफ़ी चीज़ों में पढ़ते आ रहे हैं बार बार, तो आप सोच रहे होंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आखिर है क्या। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है एक एम्प्लॉय वर्क की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, नर्सिंग स्टाफ है तो आपका नर्सिंग इंचार्ज उसकी चेक करने के लिए, कोई चीज़ इवैल्यूएट करने के लिए उसको कोई एक ऐसा वर्क दे रहा है तो वो आपकी चेक करेगा ना परफॉर्मेंस को, तो इवैल्यूएट ही तो कर रहा है वो एक तरीके से। ठीक है। उसमें आपकी इम्प्रूव हो जाएगी परफॉर्मेंस भी, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को, प्रमोशन मिल जाएगा आपको, ट्रेनिंग नीड्स आपको। ठीक। और आपकी मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। मेथड क्या क्या होते हैं, रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट से जैसे सुनते रहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जैसे कॉलेज में टीचर्स प्रोसेसर कराते हैं और तो चेकलिस्ट आपने देखी होगी, तो इस तरीके से चेकलिस्ट के थ्रू भी इवैल्यूएट कर सकता है कोई भी आप लोगों को। ठीक है। और सेल्फ अप्रेजल खुद से भी कर सकते हैं इवैल्यूएट इसमें, पीयर रिव्यू। ठीक। और आपका सुपरवाइज़र इवैल्यूएशन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि नर्सिंग इंचार्ज और नर्सिंग स्टाफ को कर रही है इवैल्यूएट। ठीक है। इस तरीके से फिर आता है हमारा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। तो गाइस नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स फर्स्ट ईयर में होता है आई थिंक ये सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट ईयर में होता है, जैसे कंप्यूटर ही बोलते हैं सब्जेक्ट को, और हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स या नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपका कंप्यूटर का यूज़ होता है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है।
और आपके इसमें यूज़ क्या आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिपोर्ट जैसे बनते हैं कि रिपोर्ट्स बना रहे हैं ऑनलाइन, वो वाली चीज़ आती है। पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन उसमें सेव करके रख लिया, मेडिकेशन रिकॉर्ड आप सेव कर रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको, रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसमें, सेव हो जाता है टाइम आपका, जैसे आपने रिड्यूस हो जाता है, बेटर पेशेंट केयर मिलती है, इजी रिपोर्ट केयर, जैसे आपका टाइम वहाँ पे सेव हो गया कि अपनी ये चीज़ यहाँ पे सेव करके रख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो EMR हम इसको बोलते हैं, ये हमारा एक डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन है, स्टोर होता है हमारा ये एक हॉस्पिटल कंप्यूटर सिस्टम में। कंटेंट आपका आता है इसमें, पेशेंट डिटेल्स होती हैं, मेडिकल हिस्ट्री होती हैं, डायग्नोसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, नर्सिंग नोट्स होते हैं। तो ये आपकी EMR के कंटेंट होते हैं गाइस। EMR हमारा एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें आपकी पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। और ये एडवांटेज इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, एक्यूरेट कर पाते हैं रिपोर्ट्स को, और सेव हो जाता है हमारा यहाँ पे टाइम, बेटर कम्युनिकेशन होता है और रिड्यूस पेपर वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, PYQ भी है, तो कर लेना इसको। टेली मेडिसिन हमारा प्रोवाइड कराता है आपको मेडिकल कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे टेली मेडिसिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा एक ऑनलाइन तरीके से या फ़ोन वगैरह के थ्रू हो रहा है। तो मेडिकल कंसल्टेशन जैसे आपको ऑनलाइन मिलता है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन, वीडियो, इंटरनेट के थ्रू, वो वाली चीज़ हो गई। टेली नर्सिंग मतलब आपको प्रोवाइड हो रही है नर्सिंग केयर, एजुकेशन फॉलो थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एडवांटेज क्या हो गया, ये हमारा यूज़फुल इन रिमोट एरियाज़ के लिए हो जाएगा, सेव टाइम हो जाएगा, इसमें कॉस्ट भी सेव हो जाती है और बेटर फॉलो अप हो जाता है, क्वालिटी एक्सेस हो जाती है हेल्थ केयर की। क्वालिटी मैनेजमेंट इन नर्सिंग एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का मीन्स हमारा मेंटेन होता है यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड्स को हमको क्वालिटी केयर करने के लिए मेंटेन करना होता है नर्सिंग एजुकेशन। फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इम्प्रूव करते हैं हम यहाँ पे टीचिंग की क्वालिटी को, बेटर स्टूडेंट लर्निंग को डेवलप करते हैं, क्लिनिकल स्किल्स को प्रोड्यूस करते हैं, आपका कॉम्पिटेंट नर्सेस को, मेथड आपके रेगुलर इवैल्यूएशन, फैकल्टी डेवलपमेंट, स्टूडेंट फीडबैक और करिकुलम इम्प्रूवमेंट, ठीक है गाइस। तो गाइस जो अब हमारा ये टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अब ये हमारे ये 2-3 टॉपिक रहते हैं इसमें, तो ये भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसमें हमारा प्रोवाइड कराते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन को। मैनेजमेंट नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका क्या रहता है, मतलब उद्देश्य आपका क्या है, आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। क्या आप यहाँ पे इंटेंशन रहने वाले हैं, आप यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए क्वालिटी एजुकेशन को, इसलिए हम मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हो नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन को, मैनेज करने के लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स को, ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग को, मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, फंक्शन वही पोस्ट DCE, ठीक है। बाकी INC, SNC, यूनिवर्सिटी एंड एग्ज़ाम एक्रेडिटेशन। तो INC क्या होता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ये नेशनल नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी होता है, सेट करते हैं नर्सिंग एजुकेशन का स्टैंडर्ड को। जैसे आपको पता है कि INC आपका सिलेबस भी देती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आपका चलता है, ठीक। और आपका इम्प्रूव करता है ये नर्सिंग कोर्सेज, अप्रूव करता है नर्सिंग कोर्सेज को, ठीक है, और मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन को। स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग आपका SNC होता है, जो कि आपकी रजिस्टर होती है नर्सेस, इम्प्लीमेंट करता है ये INC की गाइडलाइंस को। INC बड़ा होता है, SNC इसके अंडर वर्क करता है, मतलब वो उससे छोटा आ गया, ठीक है। वो स्टेट में वर्क करेगा, INC पूरे इंडिया में वर्क करता है, ठीक है। ये सुपरवाइज करता है नर्सिंग स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस को इन द स्टेट, ठीक है गाइस। यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट एग्जामिनेशन कराती है स्टेट, मतलब जैसे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपने जैसे RUHS, ABVMU और BFHS, तो मतलब ये सभी डिफरेंट स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, स्वाति यूनिवर्सिटीज़ है, शारजा यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कंडक्ट कराएंगी ना, जैसे एग्जामिनेशन कराएंगे, तो वो SNC के थ्रू होते हैं। INC तो ओनली आपको सिलेबस वगैरह प्रोवाइड करा रही है और नर्सिंग की एजुकेशन में अच्छे स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। बाकी प्रिस्क्राइब करता है सिलेबस को SNC भी आपका, मतलब INC आपका सिलेबस दोगा आपको SNC में, ठीक है। INC आपका सिलेबस
दे रहा है तो वो इम्प्लीमेंट करेगा ना आपका, वो जो कौन करेगा, तो आपका कहाँ पे कर रहा है, नर्सिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो एसएनसी करता है, ठीक है, डिक्लेयर करता है वो रिज़ल्ट एसएनसी का है स्टेट, ठीक है, अवार्ड डिग्रीज़ भी यही देता है स्टेट में। फिर हमारा आता है एग्रीडिटेशन। तो एग्रीडिटेशन हमारा एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन होता है जिसमें हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूशन हमारा मिलता है रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपका यहाँ पे मिलता है हमें। एक्रीडिटेशन हमारा एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन होता है जिसमें हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो मिलते हैं उसमें हमारे रिक्वायर होते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंस हमारी यही है कि ये हमारा इंश्योर करेगा क्वालिटी एजुकेशन को, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड्स को, इंक्रीज़ करता है पब्लिक ट्रस्ट को, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट को, ठीक है गाइस। आगे है लीडरशिप। बाकी मैंने जो इतने भी मैनेजमेंट के टॉपिक थे कि हाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे आपका ये आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर भी क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब जितने भी मैनेजमेंट के थे फर्स्ट से लेके 18 यूनिट तक, ठीक है। मैनेजमेंट वाला पार्ट मैं कवर करा चुकी हूँ पूरा इस वीडियो में। बाकी का मैं जितनी इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा और नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी मुझसे अभी इतनी बड़ी वीडियो बन भी नहीं पाएगी, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी फ़िलहाल मुझे खुद बैक इंजरी हो रखी है। मैंने जैसे तैसे करके ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे। बाकी गाइस आई होप आपकी ब्लेसिंग्स से मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ और आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और आपकी इससे थोड़ी भी हेल्प हो तो आप सभी लोग इस पर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो का मैं कोशिश करूँगी कि कल ही आ पाए। बाकी गाइस वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वीडियो मुझसे ज़्यादा लगी, मैं बना भी नहीं पाऊँगी अभी, ठीक है। मैं गाइस आई एम नॉट वेल नाउ बिकॉज खुद बैक इंजरी है, तो मैं कैसे ही बना सकती हूँ वीडियो ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, फ़िलहाल मुझसे भी अब बोलना भी नहीं जा रहा है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैनेजमेंट के सारे टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट हो गए हैं गाइस। चलिए एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।